हाय गाइस, मेरा नाम है नमन शर्मा और मैं लेकर हाजिर हूँ आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कैसे ब्रिटिश की स्टार्टिंग हुई। कुछ लोग कहते हैं 1756 ब्रिटिश 1757 बैटल ऑफ प्लासी से उनकी स्टार्टिंग हुई। कुछ लोग कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर से, कुछ कहते हैं पीस ट्रीटी ऑफ पेरिस से। और देखते हैं आज का हमारा टॉपिक, हम बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी जैसे कि हम जानते हैं 1757 में हुई थी। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई। उससे पहले एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। उसमें कहा जाता है कि जो उस वक्त के नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने कुछ 150 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया था और उन्हें कमरे में बंद करके अगले दिन जब खोला गया तो उसमें से 120 करीब मारे गए। तो ये कारण माना जाता है बैटल ऑफ प्लासी का। मगर बैटल ऑफ प्लासी की स्टार्टिंग कब से होती है? मुर्शीद कुली खान जो बंगाल के नवाब थे 1700 से 1727 तक, बहुत काबिल रूलर थे। उनके बाद सुजाउद्दीन आए जो 1739 तक जिन्होंने रूल करा। फिर उनके बाद आए सरफराज खान जो 1 साल के में मारे गए, जिन्हें अली वर्दी खान जो बिहार के डेप्यूटी गवर्नर थे उन्होंने मार दिया। और फिर अली वर्दी खान बहुत ही एबल रूलर थे। उन्होंने 1756 तक बंगाल पे राज किया। वो समझ गए थे कि अंग्रेजों की नीयत सही नहीं है। वो अंग्रेजों को जो बेनिफिट्स है उन्होंने वो देना बंद कर दिया। मगर इस दौरान उनकी मौत हो गई। अब जब उनकी मौत हो गई तो उनके बाद आते हैं सिराजुद्दौला जो यंग अर्ली 20s में लड़के थे। उन सिराजुद्दौला के जो दरबार में लोग थे वो उनसे खुश नहीं थे, जैसे कि मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ और ओमनी चंद। ये सब उनसे खुश नहीं थे। रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से अपनी कुछ जनों की आर्मी लेके बंगाल पहुंचते हैं और सिराजुद्दौला से लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। मगर 50,000 की सिराजुद्दौला की फौज रॉबर्ट क्लाइव की छोटी सी आर्मी से भी हार जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मीर जाफर है और राय दुर्लभ जगत सेठ जो उनके खिलाफ थे सिराजुद्दौला के, उन्होंने एक पैक्ट साइन कर लिया होता है रॉबर्ट क्लाइव से। उस पैक्ट में ये लिखा होता है कि मीर जाफर को ब्रिटिश कंपनी नवाब बना देगी। इसके बदले मीर जाफर को बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा और जमींदारी देनी पड़ेगी 24 परगनास की ब्रिटिश को ये मिल गया। मगर मीर जाफर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि वो पपेट रूलर बने, मीर जाफर वो पपेट रूलर नहीं बने। मीर जाफर इरिटेट हो गए कंपनी की बार बार दखलंदाजी से उनके डे टू डे अफेयर्स में। तो मीर जाफर ने डच के साथ मिलकर अंग्रेजों को हटाने के लिए प्लानिंग की। मगर डच को अंग्रेजों ने 1759 में बैटल ऑफ बेदारा में हरा दिया और मीर जाफर से उन्होंने तख्त छीन के मीर कासिम को दे दिया और मीर जाफर को 1500 रुपए की पेंशन पे भेज दिया गया। मीर कासिम को जब ये तख्त मिला तो उसके बदले में उन्होंने बर्दवान, मिदनापुर और चित्तगोंग की जमींदारी अपने अंडर करवा ली। मीर कासिम भी पपेट रूलर साबित नहीं हुआ। मीर कासिम ने अपनी जो सीट है वो बंगाल से बिहार शिफ्ट कर ली, जिससे वो अंग्रेजों से जितना दूर हो सके उतना दूर हो जाए। फिर उन्होंने शाह आलम टू जो मुगल एम्परर थे और नवाब ऑफ अवध उनको साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें वो अंग्रेजों से लड़े। मगर वो बैटल ऑफ बक्सर में हारे गए। इस लड़ाई की खासियत ये थी कि एक तो अंग्रेजों ने 3 राजाओं को हराया, मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात थी उन्होंने मुगल एम्परर को हराया जो पूरी इंडिया को उस वक्त रूल करता था। इस वॉर के बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में कहा गया था कि जो शाह आलम है जो मुगल एम्परर थे उन्हें इलाहाबाद में रिसाइड करना पड़ेगा और बलवंत सिंह आगरा उनसे छीन लिया गया। बलवंत सिंह को जमींदारी मिल गई, उनका एस्टेट वापस कर दिया गया। ये नवाब ऑफ इलाहाबाद से कहा गया और शाह आलम को एक फरमान जाहिर करना पड़ा जिसमें उन्होंने उड़ीसा, बिहार और बंगाल की दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स हैं वो कंपनी को दे दिए। इसके बदले कंपनी हर साल 26 लाख रुपए शाह आलम को देंगी और साथ में 53 लाख का एक बॉन्ड साइन 53 लाख का एक
बॉन्ड साइन करा, डॉक्यूमेंट साइन करवा गया, जिसमें मतलब हर साल 53 लाख रुपए कंपनी को रिटर्न में देने पड़ेंगे डिफेंस के फंक्शंस के। जो कंपनी डिफेंस परफॉर्म करेगी शाह आलम का, उसके बदले शाह आलम उन्हें 53 लाख रुपए देंगे। और खुद बल्कि कंपनी 26 लाख रुपए देगी उड़ीसा, बिहार और बंगाल के रेवेन्यू से। उसके बाद जब रॉबर्ट क्लाइव उन्होंने डुअल सिस्टम करा 1765 से 1772 तक, ये सिस्टम फेलियर हुआ। डुअल सिस्टम क्या हुआ, जब बंगाल में दीवानी और निजामत राइट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा कि उन्होंने निजामत के जो फंक्शन है वो एक डेप्यूटी सूबेदार को दे दिए। उन्होंने वो खुद जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते थे, और वो फंक्शन डेप्यूटी सूबेदार को दे दिए और खुद दीवानी के राइट्स ले लिए रेवेन्यू कलेक्शन के। इससे जब दो फंक्शनरीज होती हैं वो दोनों एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालते, कहीं कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, और इससे ये फेलियर साबित हुआ ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इस सिस्टम को वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1773 में हटाया, तब जब रेगुलेटिंग एक्ट आया। अगले लेक्चर में हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस